हमने पिछले लेक्चर में कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टीज, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड और फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्व, इससे संबंधित हमने कुछ देखा था। ये दोनों चीजें अपन ने स्टडी की थी। आज हम देखने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम। सो दैट विल कंप्लीट द पार्ट ऑफ कर्ल। कर्ल वाला कंसेप्ट पूरा हो जाएगा इससे। सो टुडे विल सी स्टोक्स थ्योरम। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है वो देखें। कर्ल की डेफिनेशन के ऊपर ही आधारित है। तो इट स्टेट्स दैट द सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए अराउंड ए क्लोज्ड पाथ सी है। जैसे कि अपन मान लीजिए ये क्लोज्ड पाथ ले लें हैं, जिसको अपन सी से डिनोट कर रहे हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड, सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड आप जानते हो किससे दिया जाता है? इंटीग्रल ए डॉट डीएल से, जो हमने यहां लिख रखा है इंटीग्रल ए डॉट डीएल। ठीक है ना, सर्कुलेशन पूरे सर्कल के ऊपर, पूरे बाउंड्री पे। So it states that the circulation of a vector field A around a closed path C is equal to the surface integral of the curl of A। ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, surface integral of the curl of A over the open surface S bounded by C। तो ये जो surface है ये बाउंड है C से बाउंड किया हुआ है। So this is your surface S। All right। So this is equal to the surface integral of the curl of A over the open surface S bounded by C, provided vector A and del cross A are continuous on S। तो हिंदी में इसको अपन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए, इस प्रमेय के अनुसार एक सदिश A का, सदिश वेक्टर ए है ना, का बंद पाश सी, ये सी मैंने यहां दिखाया हुआ है डायग्राम में, बंद पाश सी की परिसीमा, ये जो बाउंड्री है इसको अपन क्या बोलते हैं? परिसीमा बोलते हैं। ये बाउंड्री जो दिखाई हुई है इसकी परिसीमा पर रैखिक समाकलन। तो रैखिक समाकलन क्या है? इंटीग्रल ए डॉट डीएल। ठीक है, कर्ल ए के पृष्ठीय समाकलन के तुल्य होता है। तो कर्ल ए का पृष्ठीय समाकलन कौन सा? ये पृष्ठीय समाकलन है कर्ल ए का। ठीक है ना, इसके तुल्य होता है। जबकि पृष्ठीय समाकलन परिसीमा सी से घिरे पृष्ठ एस पर लिया गया है। तो अपन ने ये जो पृष्ठ है इसके अंदर, यहाँ पे जो पृष्ठ है इसके अंदर अपन ने लिया हुआ है। ठीक है, तो तब ये इसके तुल्य होता है। तो आप इसको एक तरह से देखेंगे तो ये कर्ल की डेफिनेशन के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि कर्ल ए अपन ने डिफाइन किया था, लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल ए डॉट डीएल अपॉन डेल्टा एस। तो ये उसी तरह से उससे ये थ्योरम बन जाता है। अब इसका प्रूफ देखें अपन। ये थ्योरम समझ में आ गया? क्या करना है? सो नाउ लेट अस सी द प्रूफ। अब यदि अपन लाइन इंटीग्रल, ये जो है इंटीग्रल ए डॉट डीएल, राइट, इसको चलो अपन लिख देते हैं सपोज एल इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल। ठीक है, हमने ये लिख दिया सपोज। ओके, जहां पर डीएल क्या है? डीएल एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे अपन यहां पर दिखा दें कर्व, ये कर्व दिखा लिया हमने। ठीक है, इसमें हमने ऐसा छोटा सा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया। दिस इज योर डीएल, दिस इज डीएल। ठीक है, अब जो सरफेस एस है वो कौन सा है? जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो है वो सरफेस एस है। तो सरफेस की एरिया जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। सो दिस इज योर डीएस। सपोज अपन एक छोटा सा सरफेस दिखाना चाहें यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है आपका, ये बंद पथ है, क्लोज्ड पाथ राइट, जो कि अपन ने एल लिया हुआ है, सर्कुलेशन, परिसंचरण। ठीक है, एंड दिस इज योर सरफेस एस। ये हमने बताया आपको कि ये जो घिरा हुआ है सरफेस, वो किससे? बाउंड्री से घिरा हुआ है। सो दिस इज योर सरफेस एस। ऑलराइट,
तो डीएल हमने क्या लिया, डीएल एक छोटा सा विस्थापन लिया है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कर्व सी। ये सी कर्व हमने जो लिया हुआ है, तो इसके अलोंग जो है हम क्या ले रहे हैं, अलोंग दिस बाउंड्री अपन कह लें, बाउंड्री के साथ साथ हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एक विस्थापन ले लिया डीएल। तब अपन लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए अलोंग ए क्लोज्ड कर्व सी है, क्लोज कर्व सी जो है, बंद पाथ सी जो है, उसके साथ साथ हम एक रेखीय समाकलन को लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट डीएल। ठीक है। अब मान लीजिए ये सरफेस जो है, अपन ने ये सरफेस ले लिया और इस सरफेस को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। सो एक भाग तो ये बन गया आपका, एक भाग हो गया C2। हम इसको PQ कर देते हैं। ठीक है, C1। ठीक है। तो आप यदि अपन Q से चलें, Q C1P एंड वापस Q, तो ये हमारा एक क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। Q C1P और Q, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है। हमने इस पूरे सरफेस को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पूरी बाउंड्री पे यदि अपन ले तो इंटीग्रल ऐसे चल रहा है ना, पूरी बाउंड्री पे यूं चलेगा, अपन ने एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए लिया हुआ है। ठीक है। तो यहां पर ये मान लीजिए सरफेस S1 हो गया और ये S2 हो गया। तो S1 सरफेस के लिए जो हमारा क्लोज्ड पथ बना वो कौन सा बना, Q C1 P Q, ये क्लोज पथ हो गया। ठीक है। सरफेस S2 के लिए कौन सा क्लोज पथ बना, P Q P, है ना, ये इसको C2 कर देते, चलो ये C2। ऑलराइट, सो P CT P C2 Q P, मतलब इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है। तो बाकी तो ठीक है, C1 और C2 तो अपन ने हमारे लिए सेम हो गए, परंतु अपन यदि इस लाइन को देखें बीच में जिससे अपन ने डिवाइड किया हुआ है PQ लाइन को, तो PQ में दोनों अपोजिट दिशा में आ रहे हैं। दोनों का जब अपन देख रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो ये लाइन जो है दोनों के लिए अपोजिट हो रही है। एक बार P से Q की तरफ जाना पड़ रहा है और एक बार Q से P की तरफ। राइट। तो क्या करेंगे ये दोनों एक दूसरे को, यदि अपन टोटल सम निकालें, इनका टोटल सम निकालें, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये, इसके लिए अपन लिखे इंटीग्रल, इसके लिए मान लो L1 लिखें और इसके लिए L2 लिखें। ठीक है ना। तो L1 प्लस L2 यदि अपन निकालना चाहते हैं इंटीग्रल मान है, तो एक तो इंटीग्रल हो जाएगा आपका इंटीग्रल A डॉट DL, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर ए सदिश माना हुआ है जिसमें ये सरफेस अपन ले रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज वेक्टर ए, इसमें हमने सदिश को, इस सरफेस को लिया हुआ है। तो इसमें हमको दो बार लिखना पड़ेगा, एक तो इंटीग्रल ए डॉट डीएल अलोंग द कर्व C1, ऑलराइट, क्लोज पाथ, और दूसरा इंटीग्रल ए डॉट डीएल अलोंग द कर्व C2। समझ में आ गई बात। ठीक है। अब जब इन दोनों का समेशन करेंगे तो क्या होगा, ये तो हिस्सा मिल गया अपने को, बाहर वाला तो सेम है। बाहर वाले को यदि अपन देखें, जो ये लिया हमने, ये हिस्सा है ना, रेड से दिखा रहा हूं, तो ये तो ठीक है और पहले के लिए, परंतु अंदर की तरफ लें तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इस तरह से हो गई। और यदि अपन नीचे वाले हिस्से को लें, तो नीचे वाला हिस्सा हमारा जो इस तरह चल रहा है, ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं आपको, और फिर इस तरफ जा रहा है उल्टी दिशा में। तो यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें बाहर की तो बाउंड्री पूरी मिल जाएगी सच, परंतु अंदर जो है P से Q और Q से P होने के कारण वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब समेशन क्या मिलेगा, समेशन हमको यही L मिलेगा, ये वाला, ये जो L है इंटीग्रल A डॉट DL, मतलब पूरी बाउंड्री पे। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू L है, क्यों, बिकॉज दिस इज इंटीग्रल A डॉट DL क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C। यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर।
ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो ये हमने सिर्फ 2 भागों में डिवाइड किया था। अब अपन 2 भाग की जगह इसके कई भाग कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे अतल, है ना, छोटे छोटे सरफेस हमने कर दिए इनके। इस तरह से कर दिया। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन अपन ने जैसे एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज ही ले लें। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपन इसका ले लेंगे तो यहां पर भी क्या होगा कि सबके सबके वो जोड़ीदार मिल जाएंगे ना, कि वो अंदर का एक बार एक तरफ और दूसरी बार दूसरी तरफ। जब हम एक, तो मान लीजिए इसको ले लें, सपोज एक अपन मान लीजिए ये ले लें, ये वाला, और एक के साथ इसको ले लें। ठीक है, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसे जाएगा इसके लिए तो, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए उल्टा हो जाएगा अंदर की तरफ। और उसके साथ फिर तीसरा भी जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अंदर का जितना भी प्रभाव है वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यदि हम इन सबको जोड़ें, सबके कारण इंटीग्रल ए डॉट डीएल का मान निकालें, ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ए डॉट डीएल, इंटीग्रल ए डॉट डीएल पूरे पथ पे, ये जो बाउंड्री हमारी सी, बाहर की जो बाउंड्री है, जो बाहर की बाउंड्री अपन ले रहे हैं, ये बाउंड्री जो मैंने ये थोड़ा सा ग्रीन से करके दिखा दिया आपको, इस पे यदि अपन ले तो ये तो हमारा इंटीग्रल ए डॉट डीएल सी हो जाएगा, राइट। एंड दिस विल बी इक्वल टू इन सबका योग, जैसे अपन ने ऊपर किया वैसे यहां पर भी हो जाएगा। तो सिग्मा इंटीग्रल अपन इसको लिख सकते हैं ए डॉट डीएल किसके, सभी के, मान लो सी एन अपन ने कर दिया, कोई एनएथ ले लिया हमने, है ना, एनएथ कोई सरफेस ले लिया, तो ऐसे जो एन का मान 1 2 3 हो जाएगा, तो ये सब जुड़ते चले जाएंगे, और इसको अपन सिग्मा यहाँ पे कर दिया है, ये जो है 1 to n। ओके, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, अब जो हमारी डेफिनेशन है कर्ल की, वो हमने आपको बताया था कि कर्ल ऑफ ए अपन ने डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल ए डॉट डीएल सी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, ऐसे किया था ना अपन ने। ठीक है, तो किसी एक छोटे से अत्यल्प सरफेस के लिए, क्योंकि लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0 अपन कर रहे हैं, तो यदि अपन अल्प विस्थापन यहाँ पे ले लें, अत्यल्प क्षेत्रफल ले लें, बहुत कम क्षेत्रफल, तो अपन इसको लिख सकते हैं कर्ल की परिभाषा से, कर्ल ए, अब कर्ल ए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और क्षेत्रफल भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन इसको लिखेंगे कर्ल ए डॉट डेल्टा एस एन, कोई nth सरफेस के लिए, ठीक है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट डीएल nth सरफेस सी एन, है ना, ये छोटा सा सरफेस जो हमने लिया, छोटा सा सरफेस लिया, उसके लिए अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब इंटीग्रल ये जो इक्वेशन नंबर देखें 1, इक्वेशन नंबर 1, तो वहां पर इंटीग्रल ए डॉट डीएल सी अपन ने लिखा हुआ है, और ये सी एन है यहाँ पे अंदर सिग्मा साइन में, ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको यदि अपन देखें, इक्वेशन नंबर 2 से अपन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें, तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए डॉट डीएल सी, लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन नंबर 1 की, इक्वल टू सिग्मा, इक्वल टू सिग्मा। अब इंटीग्रल ए डॉट डीएल सी एन, इसकी जगह हमें इक्वेशन 2 में मिल रहा है कर्ल ए डॉट डेल्टा एस एन, तो इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा कर्ल ए डॉट डेल्टा एस एन, लिख सकते हैं ना, 1 to n, ठीक है। और चूंकि ये डेल्टा एस बहुत ही अत्यल्प है, इसलिए अपन इसको सिग्मा की जगह क्या कर्ल बना सकते हैं, इन सबको जोड़ दें, सारे निकाल लिए अपन ने सब सरफेसेस के लिए, इनको जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल
कर्ल ए डॉट ds ओवर द सरफेस s। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी डाउट? ओके ओके, सो अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस अपन ये जो है कैसा भी सरफेस हो सकता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि अपने को तो सम ऑफ इंटीग्रल निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो सरफेस चाहे कर्व्ड हो चाहे प्लेन हो, कोई भी सरफेस ही हो सकता है। अब मान लीजिए ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज कर्व सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल बैलून लेते हैं आप, बैलून, गुब्बारा, है ना, और गुब्बारे में आपने हवा भरी, ये गुब्बारा हो गया आपका, गुब्बारे में आपने हवा भरी और हवा भर के फिर क्या करते हो, इसको क्या करते हो, धागे से बांध देते हो, है ना, जिससे कि हवा नहीं निकले। तो ये जो इसका जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है, तो यहां पर जो बाउंड्री क्या हो गई, क्लोज हो गई है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ 0 बन गई, क्योंकि ये खत्म हो गया, ये दोनों पूरा ऐसा आ गया। लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट बिकम्स 0 क्लोज्ड कर्व सरफेस के लिए। ये हमने ओपन सरफेस की बात की थी, जो अपन ने लिखा था इक्वेशन, है ना, स्टोक्स थ्योरम। अब यदि क्लोज सरफेस है तो बाउंड्री चूंकि 0 हो गई, ठीक है ना, इस कारण से इंटीग्रल ए डॉट डीएल, इंटीग्रल ए डॉट डीएल this will be equal to 0, and that is nothing but integral curl a dot ds। ठीक है, तो कोई भी क्लोज सरफेस के लिए जिसके की सीमा के किनारे की लंबाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यदि पृष्ठ वक्र है और सीमा के किनारे की लंबाई 0 हो गई, तो उस केस में जो इंटीग्रल ए डॉट डीएल है दैट विल बी 0। तो इससे हम कंक्लूजन का निकालते हैं दैट द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज 0 at if the curl of a vector field is 0 at every point, if the curl of a vector field is 0 at every point, मतलब हर बिंदु पर यदि किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल 0 है at every point, then the line integral, of that vector field is 0। ठीक है, तो यदि कर्ल कहीं पे 0 है, क्योंकि आपने देखा ना इंटीग्रल ए डॉट डीएल इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रल ए डॉट डीएल होता है कर्ल ए डॉट डीएस, तो कर्ल ए भी 0 हो गया, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज 0। तो इसलिए किसी बिंदु, यदि हर बिंदु पर किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल 0 है, तो उस सदिश क्षेत्र का जो लाइन इंटीग्रल है वो 0 होगा, वो भी 0 होगा। ठीक है ना, और जब इस तरह से है, इस तरह के जो वेक्टर फील्ड हैं उनको हम ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन के द्वारा भी लिख सकते हैं। सो वी कैन एक्सप्रेस वेक्टर ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ सम फाई। इस तरह के जो क्षेत्र हैं क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ल ऑफ वेक्टर ए जो है दैट इज 0। ठीक है, सो डेल क्रॉस डेल फाई दैट इज इक्वल टू 0 अपन ने देखा था, ध्यान है आपको प्रॉब्लम में है कि डेल क्रॉस डेल फाई इज ऑलवेज 0, ये अपन ने देखा था। ठीक है, राइट। तो इसलिए यदि यहां पर कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड दैट इज 0, तो उसका मतलब हुआ कि उस वेक्टर फील्ड को हम किसी अदिश फलन के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसे जो वेक्टर फील्ड्स हैं वेक्टर ए जो है इस तरह के जिनका कर्ल 0 है,
उनको हम इररोटेशनल मतलब जिसमें रोटेशन नहीं है इररोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं। इररोटेशनल का मतलब अघूर्णीय क्षेत्र, अघूर्णीय सदिश क्षेत्र, इररोटेशनल अघूर्णीय। ओके, अघूर्णीय सदिश क्षेत्र। समझ में आ गया ये? कोई डाउट किसी को? यस, नो डाउट सर। ओके, तो अब अपन कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स ये पूछे जाते हैं। तो अब हम एक एक करके प्रॉब्लम्स लेंगे, राइट? और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स आज ले लेते हैं। कुछ अपन ने लिए हुए थे पहले ग्रेडियंट के ऊपर और डाइवर्जेंस के ऊपर। आज कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ले लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं। सो नाउ लेट अस टेक द प्रॉब्लम्स। ओके, सो चलिए, पहला प्रॉब्लम है, ये कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। फर्स्ट प्रॉब्लम, for any position vector for any पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश है, किसी भी स्थिति सदिश वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ये स्थिति सदिश है प्रूव। इसके लिए प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट 1/r इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट 1/r, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट 1/r, ये क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, ठीक है, और ग्रेडियंट 1/r मतलब डेल 1/r, सो डेल 1/r, यही हो गया ना मतलब? ठीक है, तो डेल डॉट डेल क्या होता है, कोई भी बताएगा? डेल डॉट डेल, दैट इज योर डेल स्क्वायर है, ठीक है, डेल स्क्वायर 1/r, दिस इज डेल स्क्वायर। एंड व्हाट इज डेल स्क्वायर? डेल डॉट डेल क्या बन जाएगा, देखिए, डेल डॉट डेल इज योर आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड। ओके, डॉट अगेन आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड है। So I dot I is 1, I dot J 0, I dot K 0. So this, you will get here delta square by delta x square plus delta square by delta y square plus delta square by delta z square. समझ में आ गया? डेल डॉट डेल अब आगे ध्यान में रहेगा, एंड दिस इज नथिंग बट डेल स्क्वायर। सो डेल स्क्वायर क्या हो गया? डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को डेल स्क्वायर 1/r निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? डेल स्क्वायर 1/r क्या हो जाएगा हमारा? डेल स्क्वायर 1/r दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा जेड स्क्वायर ऑफ 1/r। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन पहले सिर्फ डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं और सिमिलरली हम वाई और जेड की टर्म लिख लेंगे। तो चलिए पहले अपन डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर ऑफ 1/r, ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा बाय डेल्टा एक्स
डेल्टा बाय डेल्टा एक्स 1/r। ओके, इसी तरह मिला था अपने को डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा बाय डेल्टा एक्स डेल्टा बाय डेल्टा आर ऑफ 1/r इंटू डेल्टा आर बाय डेल्टा एक्स। लिख सकते हैं ना? ठीक है। Yes, sir. और दिस विल बी नाउ डेल्टा बाय डेल्टा आर ऑफ 1/r क्या होगा? डेल्टा बाय डेल्टा आर ऑफ 1/r, 1/r को r टू द पावर -1 हो गया, nx टू द पावर -1, तो क्या बन जाएगा? माइनस 1/r स्क्वायर। समझ में आ Minus 1 गया? upon R. समझ में आ गया? दिस इज -1/r स्क्वायर। उसके बाद डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स अपन ने निकाला था पिछले प्रॉब्लम में। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स याद है? मैंने कहा था याद रखना है। नहीं याद तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स अपन ने निकाला था एक्स अपॉन आर। पिछला प्रॉब्लम देख लीजिएगा वीडियो में, है मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा इसको अब आपको, उसमें आप देखिएगा। हैं, आप सबने सब्सक्राइब किया चैनल को? और यदि नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप सारी वीडियो देख सको उसमें। ठीक है, उनको कर लेना जिन्होंने नहीं किया हो। ऑल राइट, सो दिस इज दिस और दिस इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी दिस विल बी इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ ये हो जाएगा x इंटू 1/r क्यूब, है ना, मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन कर दें। सो दिस विल बी इक्वल टू, पहले मान लीजिए अपन x को डिफरेंशिएट कर दें तो 1/r क्यूब अपन कांस्टेंट ले लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो बाहर ले लेते हैं चलिए, और इसको लिख लेते हैं हम 1/r क्यूब और डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ x दैट इज 1, सो 1/r क्यूब इंटू 1 प्लस, अब x को ले लेते हैं अलग और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको? 1/r क्यूब को। सो डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ 1/r क्यूब। ठीक है, और दिस विल बी माइनस 1/r क्यूब देन प्लस x, अब इसको भी इसी तरह से लिख लें जैसे पहले लिखा, डेल्टा बाय डेल्टा आर ऑफ 1/r क्यूब इंटू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1/r क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स, और डेल्टा बाय डेल्टा आर ऑफ 1/r क्यूब क्या हो जाएगा? कोई भी? Minus 1 upon R की power 4. Very Minus 3 upon R की माइनस 3/r टू द पावर 4। ठीक है, इंटू डेल्टा आर बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? minus X by R. एक्स बाई आर। ठीक है, ये हो गया। सो नाउ दिस विल बी माइनस, क्या मिल गया अपने को? 1/r क्यूब, और ये भी माइनस हो गया, है ना, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 5, और अपन इसको यूं लिख सकते हैं r टू द पावर 5 यदि अपन ने कॉमन ले लिया तो, और माइनस से ये बन गया प्लस, माइनस भी हटाते हैं तो ये अपन लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r टू द पावर 5। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. राइट,
So now we got delta square by delta x square of 1 upon r, that is equal to 3x square minus r square upon r to the power 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई मान लीजिए। अब सिमिलरली अपन ले सकते हैं y और z के लिए, क्योंकि सिर्फ x की जगह y करना है और या z करना है, r तो रहेगा सेम, r में तो कोई चेंज होगा नहीं। सो डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा y स्क्वायर 1 अपॉन r, that will be equal to 3y square minus r square upon r to the power 5। ठीक है, एंड सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा z square 1 upon r will be equal to 3z square minus r square divided by r to the power 5। all right, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो अब अपन यहां पे 1 + 2 + 3 करें। ठीक है ना, क्योंकि अपने को डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर लिखना है, तो डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर हमारा क्या होगा, डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर इज नथिंग बट 1 + 2 + 3। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, अब r टू द पावर 5 तो सब में नीचे डिनोमिनेटर में ले सकते हैं अपन, और ऊपर क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 भी कॉमन ले लें तो 3 इंटू है ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3r स्क्वायर, यही होगा ना। सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्या हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर r के रूप में क्या होता है, r स्क्वायर है, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि r क्या है, स्थिति सदिश दिया हुआ है। ठीक है ना, xi प्लस yj प्लस zk ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। सो दिस इज योर 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी माइनस 3r स्क्वायर है, 3r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r टू द पावर 5, एंड सो दिस बिकम्स 0। समझ में आ गया। तो इस तरह से अपन ने प्रूव कर दिया कि डेल स्क्वायर 1 अपॉन r दैट इज इक्वल टू 0। ये एग्जामिनेशन में 4-5 बार पूछा जा चुका है, इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके।